हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल गाइस सोर्स स्टडी में। मेरा नाम है गाइस सौरभ कुमार। तो आज जो है गाइस मैं आपके लिए दोबारा से क्लास 12 का गाइस हिस्ट्री का चैप्टर लेकर आ चुका हूँ। चैप्टर नंबर गाइस आपका 3 है, देख सकते हो आप। बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज लगभग 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के मध्य। तो इस चैप्टर का गाइस बता दूं, ये पार्ट 1 है। इस चैप्टर का केवल नाम ही बदला है, जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता भी चुका हूं अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर कि आपकी जो फर्स्ट बुक है गाइस इतिहास की, उसके अंदर जो चारों चैप्टर हैं वो एज इट इज सेम रहेंगे, जो भी उसके कंटेंट है। बाकी उसमें जो है केवल आपका नाम ही बदला है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस चैप्टर का गाइस ये पार्ट 1 है। हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले आप वो समझो, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को गाइस कंफ्यूजन रहती है। ये चैप्टर तो महाभारत के ऊपर है पूरा बेस्ड। ये बहुत सारे लोग सोचते हैं, बहुत सारे दोस्त ये सोचते हैं कि महाभारत के ऊपर बेस्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। ये महाभारत के ऊपर बेस्ड नहीं है। महाभारत एक जरिया है किसी चीज को समझने का, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस इस पहले समझ लीजिए आप कि इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे गाइस हम 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के मध्य का समाज पढ़ेंगे, यानी कि सामाजिक व्यवस्था कैसी थी इस टाइम पीरियड में, उसके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। और ऑलरेडी आप सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के मध्य राजनीतिक व्यवस्था भारतीय उपमहाद्वीप की और आर्थिक व्यवस्था। राजनीतिक व्यवस्था में आपने जाना था किस तरीके से जनपद बनते हैं, महाजनपद बनते हैं, फिर क्या होता है मगध सबसे शक्तिशाली बनता है और उसकी वजह से क्या होता है मौर्य साम्राज्य, जो भारत का प्रथम साम्राज्य होता है, वो अस्तित्व में आ जाता है, राइट। तो वहां पे आप राजनीतिक गतिविधि पढ़ चुके हैं उस टाइम पीरियड की 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के मध्य। और आपने आर्थिक व्यवस्था के बारे में भी अध्ययन करा था, किस तरीके से कहाँ कहाँ से व्यापार होता था, किस तरीके से सिक्कों का प्रचलन शुरू हो गया था। ये सारी चीजें आप कहाँ पे पढ़ चुके हो, सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हो। तो इसी टाइम पीरियड में गाइस हमें 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के मध्य समाज कैसा था, सामाजिक व्यवस्थाएं क्या क्या थी हमारे समाज के अंदर, ठीक है। यानी कि सामाजिक व्यवस्था के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती है, जैसे समाज में महिलाओं की स्थिति क्या थी, पुरुषों की स्थिति क्या थी, विवाह किस तरीके से होते थे, पितृवंशीय व्यवस्था क्या थी, जाति व्यवस्था क्या थी, और बहुत सारी चीजें हैं गाइस। तो इस 600 साल पहले यीशु मसीह के जन्म से और 600 साल बाद, यानी कि टोटल 1200 साल के इतिहास के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है। कि इस टाइम पीरियड में सामाजिक व्यवस्था, समाज कैसा था, और उस समाज को जानने का जो सोर्स है हमारा वो केवल एक महाभारत है, ठीक है। तो महाभारत एक जरिया है ताकि 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के मध्य जो हमारा समाज था, समाज में नीति नियम थे, हम उसको समझ पाए, ठीक है। क्योंकि महाभारत की जो रचना थी ना गाइस, वो 500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईस्वी के मध्य की गई थी। लगभग 1000 वर्षों का इसमें समय लगा था। और ऐसा नहीं है केवल इसके अंदर जो है युद्ध का ही वर्णन कर रखा है। बहुत सारे दोस्त यही सोचते हैं इसके अंदर युद्ध के साथ साथ जो है गाइस उस टाइम पीरियड में जब ये रची गई थी, उस टाइम पीरियड में समाज में किस तरीके की सामाजिक व्यवस्था थी, किस तरीके के समाज में नियम थे, उन सारी चीजों का ब्यौरा हमें मिलता है। तो महाभारत एक जरिया है ताकि इस टाइम पीरियड के हम समाज को अच्छे से समझ पाए, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस सबसे पहले हम अपने मुख्य बिंदु देख लेते हैं कि कहाँ से इस चैप्टर की हम शुरुआत करेंगे और कहाँ से हम इसकी एंडिंग करेंगे। तो सबसे पहले गाइस हम इसमें महाभारत को ही समझेंगे, महाभारत क्या है और इसकी रचना कब की गई तथा किसने की थी। क्योंकि इसको हम समझ जाएंगे तो हम जो है इस टाइम पीरियड के समाज को भी अच्छे से समझने का प्रयास कर सकते हैं, ठीक है। और 600 ईसा पूर्व से लेकर गए 600 ईस्वी के मध्य सामाजिक व्यवस्था कैसी थी ये हम जानेंगे। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि यहाँ पे हम केवल सामाजिक व्यवस्था को जानने का प्रयास करेंगे। जैसे समाज में पितृवंशीय व्यवस्था कैसे अस्तित्व में आई, पितृवंशीय व्यवस्था क्या होती है बताऊंगा आपको, ठीक है। धर्मशास्त्र, धर्म सूत्र क्या थे, ये 2 धार्मिक ग्रंथ थे, ठीक है। समाज में विवाह संबंधी नियम कौन कौन से थे, तो ये सारी सामाजिक व्यवस्था के अंग होते हैं, ठीक है। इनको मिलाकर एक सामाजिक व्यवस्था पूरी बनती है। तो इन्हीं चीजों के बारे में हम यहाँ पे डील करने वाले हैं, ठीक है। और आप मुख्य बिंदु देख लीजिए और क्या पढ़ेंगे। जैसे हम गोत्र पढ़ेंगे, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता गोत्र किसे कहते हैं, वो भी हम यहाँ पे सीखेंगे। वर्ण व्यवस्था कैसे अस्तित्व में आए थे ये भी हम देखेंगे। 4 वर्ण कौन कौन से होते हैं, चंडाल किन्हें कहा जाता था, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, वर्ण व्यवस्था इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चंडालों के मुख्य कार्य क्या थे इनके बारे में पढ़ेंगे। और समाज में संपत्ति अर्जित करने संबंधी कौन कौन से नियम प्रचलित थे, ठीक है। और महाभारत के रचयिता कौन थे ये भी एंड में थोड़ा सा दे रखा है, एक लेखक है या अनेक लेखक है, इसको जानने का प्रयास करेंगे हम इस टॉपिक में। और महाभारत को एक गतिशील ग्रंथ क्यों कहा जाता है, जो गतिशील वाला ग्रंथ वाला जो टॉपिक है इस पे 4 नंबर में कई बार क्वेश्चन आता है कि महाभारत को एक गतिशील ग्रंथ क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो चलो हम अपना चैप्टर शुरू कर लेते हैं। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे न्यू नेम भी लिखा हुआ है। न्यू नेम जो है इसका ये है, सोशल हिस्ट्री यूजिंग द महाभारत, यानी कि महाभारत के अनुसार सामाजिक इतिहास, ठीक है। 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के मध्य। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इसका नाम बदला है और कोई भी चीज इसके अंदर नहीं बदली है। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पे हम अपना महाभारत को समझेंगे कि महाभारत क्या है। तो महाभारत जो है गाइस आपको पता ही होगा कि कौरव और पांडवों के मध्य क्या है, लड़ाई का एक महाकाव्य जिसके अंदर लड़ाई का वर्णन किया गया। लेकिन आप गाइस लड़ाई बोल दो तो ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि महाभारत के अंदर केवल लड़ाई का वर्णन नहीं किया गया, ठीक है। तो महाभारत भारत के सबसे समृद्ध ग्रंथों में से एक ग्रंथ या महाकाव्य है।
ठीक है, भारत के जितने भी ग्रंथ रहे हैं सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। क्यों माना जाता है बताऊंगा। जिसमें कौरव और पांडवों के मध्य कुरुक्षेत्र भूमि पर हुए युद्ध का वर्णन मिलता है। कौरव और पांडव क्या थे गाइस? दो क्या थे? बांधव थे। ठीक है, जिनका कुरु जनपद पर शासन हुआ करता था। इनके मध्य जो था लड़ाई हुई थी कुरु जनपद को लेकर। वो कहाँ पे हुई थी? कुरुक्षेत्र भूमि में हुई थी। उसी का इसके अंदर वर्णन मिलता है। किसके अंदर? महाभारत के अंदर। दोनों ही गाइस कहाँ से संबंधित थे? कुरु वंश से संबंधित थे, जिनका कुरु जनपद पर शासन था। ठीक है, तो एक एक नंबर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि युद्ध कहाँ पे हुआ था? कुरुक्षेत्र भूमि पर हुआ था। और दोनों कहाँ से संबंधित थे? तो कुरु जनपद से संबंधित है। जनपद हम ऑलरेडी फर्स्ट सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं। और इस जनपद पर सत्ता एवं शक्ति को प्राप्त करने हेतु कुरुक्षेत्र भूमि पर जो युद्ध हुआ था उसी को महाभारत कहा जाता है। ठीक है, लेकिन इतना भर कहने से बात नहीं बनेगी कि इसे महाभारत कहा जाता है। आगे मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। इसके अंदर केवल युद्ध का वर्णन नहीं है, साथ ही साथ उस टाइम पीरियड में समाज किस तरीके से चलता था, समाज में कौन कौन से नियम प्रचलित थे, उन सारी चीजों का भी वर्णन मिलता है। तो यहाँ से आप समझ गए कौरव और पांडवों के मध्य जो युद्ध हुआ था किसको लेकर? सत्ता को लेकर और शक्ति को लेकर। यानी कि कुरु जनपद पर दोनों ही चाहते थे कि शासन करे। इसके वजह से जो था इन दोनों के मध्य लड़ाई हुई। और इसका जो लेखा जोखा हमें मिलता है वो किसमें मिलता है? एक ग्रंथ में मिलता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? महाभारत बोलते हैं। ठीक है, महाभारत की रचना किसने की ये देख लेते हैं। तो महाभारत की रचना करने में लगभग 1000 वर्ष का समय लगा, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो यहाँ से भाई एक चीज तो समझ में आ गई पहले ही कि जब इस महाकाव्य को लिखने में 1000 वर्ष का समय लग चुका है तो सिंपल सी बात है, कोई भी व्यक्ति 1000 सालों तक तो जीता नहीं है, तो इसकी रचना एक व्यक्ति ने तो की नहीं होगी। ठीक है, यहाँ से हमें सबसे पहले यही पता चल गया। संभवतः महाभारत की रचना 500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईस्वी के मध्य की गई थी। ऐसा माना जाता है कि 500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईस्वी के मध्य क्या थी? इस महाकाव्य की रचना की गई थी। ठीक है, तभी इसके में क्या है? 1000 वर्ष का समय लगा है। प्रारंभ में महाभारत में 8800 श्लोक थे, जो बाद में बढ़कर 1 लाख तक पहुंच गए। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं एक एक नंबर में। प्रारंभ में कितने श्लोक थे इसके अंदर? 8800, और अब कितने हो चुके हैं? 1 लाख हो चुके हैं। ठीक है, इस प्रकार महाभारत का निर्माण किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं, बल्कि समय के साथ साथ कई व्यक्तियों तथा उनकी पीढ़ी के लोगों द्वारा किया गया था। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इसका जो निर्माण है वो लगभग 1000 वर्ष के अंदर किया गया है। इस वजह से गाइस क्या है, इसको एक व्यक्ति नहीं बल्कि कई व्यक्तियों ने लिखा है। यहाँ से समझ में आ गया। लेकिन बात करें इसके मूल लेखक कौन थे? सबसे पहले महाभारत लिखनी किसने शुरू करी? तो महाभारत लिखनी शुरू करी थी गाइस आपके भारतसारथी ने। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम के अंदर कि महाभारत के मूल लेखक कौन थे, तो आपको बताना है भारतसारथी थे। अब ये भारतसारथी कौन होते हैं तो ये आप जानिए सबसे पहले। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं भारतसारथी के बारे में मैंने लिखा है कि भारतसारथी कौन होते हैं? वे लोग जो योद्धाओं के साथ युद्ध भूमि में जाते थे और वहां घटित घटनाओं को लिखते थे। यानी कि ऐसे लोग जो इस टाइम पीरियड में राजा महाराजाओं के साथ युद्ध भूमि में जाकर, जो भी राजा महाराजा जहाँ पे युद्ध लड़ते थे, किस तरीके से युद्ध हुआ, कितने मारे गए, कितने उसमें जीते, इन सारी चीजों का जो लेखा जोखा तैयार करते थे उन्हें क्या बोलते थे? भारतसारथी बोलते थे। क्योंकि मैंने आपको बताया कि महाभारत क्या है, केवल जो है युद्ध का वर्णन नहीं बताती है। ठीक है, इसके अंदर समाज के नियम भी प्रचलित हैं, लेकिन स्टार्टिंग में क्या था, इसके अंदर केवल जो था इस टाइम पीरियड में युद्ध का वर्णन होता था। तो पहले जो था महाभारत में युद्ध का वर्णन करने से जो था इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, और बात करें इसके साहित्यिक लेखक कौन है, तो वेद व्यास जो है इसके साहित्यिक लेखक माने जाते हैं। ठीक है, मूल इसके जो महाभारत के रचयिता कौन है, वो भारतसारथी है। भारतसारथी कौन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन साहित्यिक लेखक की बात करें, यानी कि इसको प्रॉपरली रूप से किसने लिखा ताकि हम इसको पढ़ पाए, तो वो थे गाइस हमारे वेद व्यास जी। ठीक है, प्राचीन काल में महाभारत का नाम जो था गाइस जय संहिता था। आपकी बुक में नहीं दे रखा, आप ये नोट डाउन कर लेना, एक्स्ट्रा है थोड़ा सा। इसको प्राचीन भारत में महाभारत नहीं बोला जाता था, बल्कि क्या बोला जाता था? जय संहिता बोला जाता था। नोट में मैंने क्या लिखा है ये देख लो। तो महाभारत में कौरव एवं पांडवों के युद्ध के अतिरिक्त उस समय समाज के सामाजिक संबंधों, रीति रिवाजों, मान्यताओं एवं नियमों आदि का भी वर्णन मिलता है। तो मैंने आपको बताया ना कि हम ये कह दें महाभारत केवल कौरव और पांडवों के मध्य युद्ध का वर्णन करने वाला एक महाकाव्य नहीं, बिल्कुल गलत बोल रहे हो आप। ये महाकाव्य केवल युद्ध का वर्णन नहीं करता, बल्कि उस टाइम पीरियड में जब इसकी रचना की गई थी, ठीक है, 500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईस्वी के मध्य, और उससे पहले की भी कुछ बातें जो है इसके अंदर जोड़ी गई है। जैसे उस टाइम पीरियड में किस तरीके से समाज चलता था, किस किस तरीके के रीति रिवाज से, कौन सी मान्यताएं थी, कौन कौन से नियम थे समाज में, वो सारी चीजें जो है महाभारत के अंदर डाल दी गई है। इसलिए यहाँ पे महाभारत को केवल एक जरिया बना रहे हैं ताकि हम अपने 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के मध्य के समाज को समझ सके। तो आई बिलीव यहाँ से आप समझ गए होंगे कि मूल लेखक कौन है, साहित्यिक लेखक कौन है और महाभारत क्या है। ठीक है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं बता दिए मैंने। अब बात कर लेते हैं ये वाला टॉपिक आपको जो बुक के अंदर स्टार्ट है कि महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण। ठीक है, ये क्या है, यहाँ से आपकी बुक में स्टार्टिंग दे रखी है। तो समालोचनात्मक का सबसे पहले आप मतलब समझ लो। समालोचना का मतलब होता है किसी भी चीज का पूरी गहनता से अध्ययन करना, उसका काफी अच्छे से निरीक्षण करना। मान के चलो आपको मैंने कोई चीज दी, ठीक है, आपको बताना है कि इससे क्या आपको लाभ होगा, क्या हानि होगी, ठीक है, क्या इसका रिजल्ट निकल सकता है इसको यूज करने के बाद। जब आप उस पर अच्छे से
परखते हो ना किसी चीज को कि उससे हमें क्या फायदा होगा, क्या हानि होगी, किसी भी चीज का गहराई से अध्ययन करना गाइस क्या कहलाता है, समालोचन कहलाता है। ठीक है, तो महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किस तरीके से तैयार किया गया, इसमें क्या बताया गया ये आप जान लिए। तो सन 1919 में गाइस वीएस सूतकांकर, ये आपको नाम याद रखना है, वीएस सूतकांकर एक इंपॉर्टेंट है, बताऊंगा, एक संस्कृत विद्वान थे, के नेतृत्व में गाइस महाभारत की पुनः रचना हेतु एक परियोजना शुरू की गई। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया कि महाभारत की रचना किसी एक व्यक्ति ने नहीं, बहुत सारे व्यक्ति ने की है। ठीक है, तो एक संस्कृत के विद्वान थे, इन्होंने क्या करा, पुनर्रचना का निर्माण कार्य शुरू करा। मतलब जो महाभारत छोटे छोटे रूपों में लिखी गई थी, एक प्रॉपरली वे में जो नहीं लिखी गई थी ना, उसको एक प्रॉपर रूप देने के लिए, ठीक है, ताकि हम उसको अच्छे से पढ़ पाए, उसको एक अच्छा रूप देने के लिए जो था दोबारा से क्या करा, उसमें जो जो कमियां थी उन कमियों को हटाने के लिए, प्रॉपर रूप देने के लिए वीएस सूतकांकर जो एक संस्कृत विद्वान थे, उन्होंने क्या करा, इसकी पुनः रचना का काम शुरू करा। ठीक है, और इस काम में अनेक विद्वानों द्वारा जो था इस सहयोग किया गया, इनके साथ जो था अनेक विद्वानों ने सहयोग करा। सहयोग कैसे करा, तो इस परियोजना के अंतर्गत विद्वानों द्वारा देश के कोने कोने से महाभारत से संबंधित पांडुलिपियों को इकट्ठा कर उनका क्या किया, अध्ययन करने का प्रयत्न किया गया। पांडुलिपि क्या होती है, जब भी हम कोई चीज पत्तों पे लिखते हैं ना, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पांडुलिपि बोलते हैं। स्टार्टिंग में क्या होता था, पत्तों पे लिखा जाता था, उसे क्या बोलते थे, पांडुलिपि बोलते थे। ठीक है, तो इस कार्य को पूरा करने में 47 वर्ष का समय लगा। विद्वानों ने क्या करा, देश के अलग अलग भागों से जो भी महाभारत से संबंधित पांडुलिपियां लिखी मिलती थी उन्होंने क्या करा, उनको इकट्ठा किया और एक साथ जोड़ने का प्रयास करा, और उनको ये कार्य करने में लगभग 47 वर्ष लग गए। ठीक है, तो आप सोच सकते हो कि 47 वर्ष लगे उनको, क्योंकि भारत जो है बहुत विशाल है, राइट। और इस प्रकार महाभारत का प्रकाशन 13,000, यहाँ पे 13,015 नहीं लिखना है, आपको 13,000 लिखना है। ठीक है, 13,000 वाले विभिन्न ग्रंथ खंडों में किया गया। विभिन्न ग्रंथ खंडों का मतलब है कि यहाँ पे आपको पता होगा कि 13,000 पन्नों की एक बुक तो नहीं लिखी जा सकती, राइट। एक बुक को अगर लिखेंगे तो कितनी मोटी हो जाएगी, तो उसके बहुत सारे गाइस कह लीजिए कि एडिशन बना देंगे। ठीक है, उसके बहुत सारे पार्ट्स बना देंगे, बहुत सारे क्या कर देंगे, पार्ट्स बना देंगे। इसी को विभिन्न ग्रंथ खंड बोला जा रहा है। ठीक है, तो 13,000 पन्नों की जो विभिन्न ग्रंथ खंड में क्या किया गया, महाभारत को दोबारा से उसकी पुनः रचना की गई। अब ये क्यों की गई थी, ताकि उसमें से जो भी कमियां हैं उसको हटाकर जो है अच्छा रूप महाभारत को दिया जा सके। ठीक है, तो महाभारत की पुनः निर्माण किसने किया था, समालोचनात्मक संस्करण, तो वीएस सूतकांकर थे। और उन्होंने क्या करा था, देश के विभिन्न भागों से पांडुलिपियों को इकट्ठा करके जो था कि 13,000 वाले विभिन्न ग्रंथ खंडों में क्या करा, महाभारत को संकलित कर दिया। तो ये था गाइस आपका महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण क्या है, तो इस तरीके से आपको बताना होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इस टाइम पीरियड में जो था समाज में विवाह किस तरीके से होते थे, परिवार किसे कहते थे, ये आपको समझना है। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि यहाँ पर हम समाज के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, किस तरीके से समाज चलता था। ठीक है, तो बंधुत्व एवं विवाह, परिवार के बारे में जानकारी, आप एनसीईआरटी में अपने हेडिंग भी देख सकते हो वाली। तो परिवार किसे बोलते हैं, ये सबसे पहले आप जान लीजिए। परिवार एक वह समूह होता है जो यौन संबंधों पर आधारित होता है। परिवार पति पत्नी और उनके बच्चों को मिलकर बनता है। ठीक है, संस्कृत में परिवार को कुल भी कहा जाता था। यहाँ से एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि परिवार को संस्कृत में क्या बोला जाता है, इस टाइम पीरियड में कुल बोला जाता था। तो परिवार किसको मिलकर बनता है, जब भी परिवार जो होता है पति पत्नी और उनके बच्चों को मिलाकर बनता है, और ये क्या होता है, थोड़ा छोटा होता है, और ये यौन संबंधों पर आधारित होता है। ठीक है, आपकी बुक में ये सब नहीं लिखा हुआ, मैं थोड़ा सा आपको एग्जैक्ट नॉलेज दे रहा हूँ परिवार के बारे में। ठीक है, तो यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हो, संस्कृत में क्या बोला जाता था, इसे कुल भी बोला जाता था। ठीक है, परिवार की गाइस कुछ विशेषताएं भी होती हैं, जैसे इस टाइम पीरियड हमारे टाइम पे भी है, आज परिवार के कुछ अपनी अपनी विशेषताएं होती है, इस टाइम पीरियड में भी कुछ परिवार की विशेषताएं होती थी। जैसे परिवार में क्या होता है गाइस, सब लोग मिलजुल कर रहना होता है एक साथ, राइट। ऐसा नहीं होता कि लड़ाई झगड़े कर रहे होते, नहीं तो वो परिवार ही नहीं कहलाएगा। और परिवार के सभी संसाधनों का आपस में बंटवारा किया जाता है। जैसे आपको पता है, अगर आपके घर में गाइस अगर मान के चलो कोई फ्रिज भी है, तो ऐसा नहीं है कि आप उस पर अपना अधिकार आप ही जमा सकते हैं, बल्कि पूरे घर परिवार के लोगों के लिए यूज करने के लिए होता है, राइट। तो परिवार में क्या होता है, सभी संसाधनों का आपस में बंटवारा किया जाता है, परिवार की विशेषता होती है। ठीक है, और एक दूसरे के प्रति का सहानुभूति एवं प्रेम की भावना होती है। यानी कि अगर मान के चलो किसी की तबीयत खराब भी हो गई परिवार में, तो क्या होता है, सब परेशान हो जाते हैं। तो क्या होता है, कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति सहानुभूति प्रेम की भावना जो होती है परिवार के अंदर पाई जाती है। तो यहाँ से आपको परिवार याद रखना है, उसकी विशेषता क्या होती है, ये भी आप यहाँ से याद रखना। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो जो मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, अब बात कर लेते हैं गाइस, इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ से आपका पितृवंशीय व्यवस्था क्या होती है, ये अच्छे से समझिएगा। तो पितृवंशीय गाइस क्या है, इस समय परिवार मुख्यतः पितृवंशीय व्यवस्था के अनुसार चलता था। पितृवंशीय क्या होती है, तो पितृवंशीय एक सामाजिक व्यवस्था होती है। क्या होती है, एक सामाजिक व्यवस्था होती है जिसमें पुरुष को अधिक महत्व दिया जाता है। ठीक है, पुरुष को कैसे अधिक महत्व देंगे ये अभी डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ से आप केवल इतना जान लीजिए कि जो पितृवंशीय व्यवस्था है वो क्या है, एक सामाजिक व्यवस्था है जो समाज के लोगों के लिए बनाई गई थी।
जिसके माध्यम से क्या होता था, पुरुष को कहीं ना कहीं अधिक महत्व देने का प्रयास किया जाता था। ठीक है, घर के महत्वपूर्ण फैसले लेने की शक्ति पुरुष के हाथों में होती थी। ये है पितृवंश का व्यवस्था का एक विशेषता। ठीक है, और पिता की मृत्यु के पश्चात पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी कौन बन जाता था, उसका पुत्र बन जाता था। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो भी पुरुष के हाथों में है, ये क्या शो कर रही है, पितृवंशी व्यवस्था को शो कर रही है। यानी कि पुरुष को क्या है, समाज में अधिक महत्व देने का प्रयास किया जा रहा है कि वो क्या करता है, जितने भी घर के महत्वपूर्ण फैसले होते हैं पुरुष लेता है। आज के टाइम पे भी आपको पता है पिता ही लेते हैं, आपके फादर लेते हैं, राइट। और क्या होता है, पिता की मृत्यु के बाद गाइस क्या होता है कि जो उसकी संपत्ति होती है पुत्रों में बांट जाती है। लेकिन आज के टाइम पे बात करें तो बहुत सारा हिस्सा लड़कियों को भी कुछ कुछ आपके फैमिलीज के अंदर आज के टाइम पे देना शुरू कर दिया है, राइट। तो ऐसी जहाँ पे व्यवस्था होती है, जहाँ पे परिवार में महत्वपूर्ण फैसले परिवार पुरुष लेता है और संपत्ति आपके पिता की मृत्यु के बाद जो है कौन किस में बढ़ जाती है, पुत्र में बढ़ जाती है, तो इस व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं, पितृवंश व्यवस्था बोलते हैं। इस समय में कहीं कहीं पर पुत्र ना होने की स्थिति में भाई या बंधु को भी उत्तराधिकारी बना दिया जाता था। मान के चलो, ठीक है, कि किसी के जो है पिता की मृत्यु हो जाती है, अब मान के चलो उसका कोई पुत्र नहीं है। ठीक है, तो पुत्र ना होने की स्थिति में गाइस क्या होता है कि उसका कोई भाई बंधु जो होता है ना, ठीक है, उसको क्या कर दिया जाता है गाइस, उसको उत्तराधिकारी बना दिया जाता है, किसका, संपत्ति का। ठीक है, और कुछ विशेष परिस्थितियों में स्त्रियां भी जो थी गाइस संपत्ति का उपभोग करती थी। ऐसा नहीं था कि 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के मध्य पुरुष ही जो था संपत्ति रखते थे, बल्कि क्या था, इस टाइम पीरियड में महिलाएं भी जो थी वो संपत्ति कुछ कुछ इलाके में रखती थी। अब ऐसा करने वाली कौन सी महिला थी, तो आप ऑलरेडी सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं, वो थी प्रभावती गुप्त, जिसने क्या करा था, भूमि अनुदान में दी थी। अब ऐसा क्यों होता था कि कुछ स्त्रियां भी जो थी वो संपत्ति रख सकती थी, क्योंकि यह व्यवस्था महाभारत से पूर्व भी समाज में प्रचलित थी और महाभारत के काल में इस व्यवस्था को काफी ज्यादा मजबूती मिली थी। ठीक है, तो ये जो व्यवस्था थी गाइस आपकी महाभारत से पहले भी थी। मैंने आपको बताया ना कि ऐसा नहीं है कि महाभारत की जब रचना हुई उसी टाइम पीरियड के सामाजिक अनुबंधों को हमने इसमें लिखा है, नहीं, महाभारत से पहले भी जो समाज में रीति रिवाज थे उनको भी हमने इसमें जोड़ने का प्रयास करा है। ठीक है, तो ये है गाइस आपकी पितृवंशीय व्यवस्था। और यहाँ से आप जान लो कि ऐसा क्यों करती थी महिलाएं, क्योंकि जो ब्राह्मणों के नीति नियम थे ना गाइस, वो हर एक जगह जो था, हर जगह एक समान रूप से लागू नहीं होते थे। इस वजह से जो था प्रभावती गुप्त ने भी ऐसा किया था, जिस बारे में इतिहासकारों के केवल मत है कि ऐसा करने वाली वो विरले रानी रही होगी। ठीक है, तो ऑलरेडी आप सेकंड चैप्टर में उसके बारे में पढ़ चुके हो। प्रभावती गुप्त इंपॉर्टेंट है, उसका पैसेज भी, तो वो आप याद रख लेना वहां से। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ गए पितृवंशीय व्यवस्था क्या होती है। अगर आएगा तो आप इस तरीके से लिख देना। ठीक है, बात कर लेते हैं गाइस विवाह इस टाइम पीरियड में किस तरीके से होता था। तो इस टाइम पीरियड में गाइस क्या हुआ, हम ऑलरेडी सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके थे कि क्या हुआ था, जनपद बने थे, जनपदों से गाइस क्या हुआ था, महाजनपद बने थे और नए नए नगर जो था उभर के आ रहे थे। नए नए नगर उभर के आने से गाइस क्या हुआ था, जो लोग एक दूसरे से काफी काफी दूर रहते थे वो क्या हुआ था गाइस, एक साथ समूह में रहना उन्होंने शुरू कर दिया था। ठीक है, तो नगर का गाइस यही प्रभाव पड़ा कि जो लोग इस काल में जो था एक दूसरे से काफी दूर रहा करते थे, नगर के उद्यम से लोगों का जो था आपसी मेलजोल बढ़ने लगा था, उनके विचारों का जो था गाइस आदान प्रदान होने लगा था। सिंपल सी बात है, अगर मैं आपके पास आ रहा हूँ तो क्या करूंगा, बातें करूंगा, आपकी बातें मेरे तक जाएगी, मेरी बातें आप तक जाएगी। तो इस टाइम पीरियड में जब नगरों का उदय हुआ तो लोगों के विचार भी जो थे गाइस आदान प्रदान होने लगे। और इस बदलते परिवेश को देखते हुए ब्राह्मणों द्वारा समाज के लिए कुछ कायदे कानून शुरू किए गए थे। इन्हीं नियमों को सामूहिक रूप से आचार संहिता कहा जाता था। ठीक है, जब लोगों का काफी ज्यादा मेलजोल बढ़ने लगा तो ब्राह्मणों ने क्या करा, समाज को एक व्यवस्थित रूप देने के लिए क्या करा, कुछ नीति नियम बनाए। उन्हीं नीति नियम को गाइस क्या बोला जाता है, आचार संहिता बोला जाता है। और 500 ईसा पूर्व में इन नियमों को धर्मशास्त्र एवं धर्मसूत्र नामक धार्मिक ग्रंथों में संकलित कर दिया गया था। धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र आपको याद रखना है, ये क्या है, केवल धार्मिक ग्रंथ है जिसके अंदर समाज के नियमों का वर्णन किया गया है। ऑलरेडी आप सेकंड चैप्टर में ही पढ़ चुके हैं कि राजा जो होगा क्षत्रिय वर्ण का होगा, उसका मुख्य कार्य क्या होगा, व्यापारी शिल्पकारों से क्या होगा, कर वसूलना होगा, स्त्रियां अपनी संपत्ति नहीं रख सकेगी। तो इस टाइम पीरियड के जो नियम बनाए गए थे उनको किसमें संकलित किया गया था, तो धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र में उनको संकलित किया गया था। ठीक है, और ये क्या है, एक ब्राह्मणीय ग्रंथ है। नोट में देखिए कि धर्मशास्त्र एवं धर्मसूत्र एक जो था ब्राह्मणीय ग्रंथ थे जिनमें वर्णित नियमों का पालन ब्राह्मणों सहित समाज के अन्य वर्गों को करना पड़ता था। ठीक है, ऑलरेडी मैं आपको सेकंड चैप्टर में भी इसके बारे में बता चुका था कि कुछ इस टाइम पीरियड में रूल रेगुलेशन ब्राह्मणों द्वारा बनाए जा रहे थे, क्योंकि इस टाइम पीरियड में क्या था गाइस, उनकी स्थिति जो थी बहुत ज्यादा मजबूत हो रही थी। किस वजह से हो रही थी, क्योंकि एक तो उनको राजा की तरफ से भी गाइस अनुदान मिलते थे और दूसरा उन्होंने कुछ जो था आपकी पितृवंशीय व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था भी शुरू कर रखी थी, जिस वजह से गाइस क्या हो रहा था, इस टाइम पीरियड में उनको काफी ज्यादा जो था महत्व मिलने लगा था। उनकी स्थिति जो थी इस टाइम पीरियड में काफी ऊंची हो चुकी थी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मनुस्मृति। ये भी गाइस एक ब्राह्मणीय ग्रंथ है। इसमें भी गाइस एक अति महत्वपूर्ण ब्राह्मणीय ग्रंथ है जिसका संकलन जो था गाइस 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी के मध्य किया गया था।
ठीक है। तो मनुस्मृति क्या है गाइस, ये भी एक ब्राह्मणीय ग्रंथ है और इसके अंदर जो है गाइस आपके विवाह के बारे में बता रखा है, ठीक है। विवाह के 8 प्रकार के बारे में इसके अंदर बता रखा है मनुस्मृति के बारे में। अगर आप अपनी बुक को देखोगे ना, साइड में एक आपको बॉक्स सा मिलेगा जो आपके पैसेज से होते हैं ना, उसके अंदर विवाह के 8 प्रकार दे रखे हैं, जिसमें से 4 को उत्तम माना गया है और 4 को जो है उत्तम नहीं माना गया, ठीक है। तो वहां से आप थोड़ा सा उन विवाह के बारे में पढ़ लेना। वो मैंने इसलिए नहीं लिखी क्योंकि गाइस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है वो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके बॉक्स के अंदर दे रखे हैं विवाह के 8 प्रकार, तो एक बार आप पढ़ लेना ताकि समझ पाओ किस तरीके से विवाह इस टाइम पीरियड में होते थे, ठीक है। तो मनुस्मृति समझ गए, ये भी गाइस एक ब्राह्मणीय ग्रंथ है जिसका संकलन 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी के मध्य किया गया था। नोट में क्या लिखा है, तो ब्राह्मणों के द्वारा बनाए गए नियम इस समय में सभी स्थानों पर एक समान रूप से लागू नहीं होते थे। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं ना। इस वजह से गाइस क्या है कि समाज में स्त्रियां भी कुछ कुछ जगह पे संपत्ति का उपभोग कर रही है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं विवाह के प्रकार। तो विवाह जो होते थे गाइस टाइम पीरियड में कई तरीके से होते थे, जैसे अंतर विवाह पद्धति परिस्थिति, बहिर्विवाह पद्धति परिस्थिति, बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह। तो ये क्या होते हैं डिटेल में आप जान लीजिए। अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है कि बहुपत्नी विवाह किसे कहते हैं, अंतर विवाह किसे कहते हैं, ताकि आप अच्छे से लिख पाओ। तो अंतर विवाह किसे कहा जाता है गाइस, विवाह एक ही गोत्र के व्यक्तियों के मध्य हो। यानी गोत्र क्या होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप ये समझ लो कि एक ही गोत्र के जब 2 व्यक्ति होते हैं, जैसे मान के चलो किसी के व्यक्ति का गोत्र जो है अगस्त्य है किसी लड़के का, और दूसरी लड़की का जो गोत्र है गाइस वो भी क्या है, अगस्त्य है, ठीक है। तो जब दोनों लड़के और लड़की का गाइस जो गोत्र एक ही होता है और दोनों जो लड़की लड़के होते हैं गाइस समान गोत्र में जब शादी करते हैं, तो उसी को गाइस हम क्या बोलते हैं, अंतर विवाह पद्धति बोलते हैं, ठीक है। अंतर विवाह पद्धति उसे हम कहते हैं। अब बात कर लेते हैं बहिर्विवाह पद्धति। बहिर्विवाह के नाम से पता चल रहा है कि गोत्र से बाहर जाकर, मतलब लड़के का गोत्र तो अगस्त्य है और लड़की का गोत्र क्या है, भृगु है मान के चलिए, ठीक है। तो जब 2 अलग अलग गोत्रों वाले लड़की लड़का जब विवाह करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं गाइस, बहिर्विवाह पद्धति हम बोलते हैं। जैसे मैंने लिखा भी है, जब विवाह अलग अलग गोत्रों के मध्य होता है, जब व्यक्ति अपने गोत्र से जाकर बाहर विवाह करते हैं उसे क्या बोलते हैं, बहिर्विवाह पद्धति बोलते हैं, ठीक है। बहुपति विवाह क्या होता है कि जब स्त्री के एक से अधिक पति होते हैं उसे क्या बोलते हैं, बहुपति पत्नी विवाह बोलते हैं, ठीक है। कि क्या होता है जब किसी स्त्री के बहुत सारे क्या होते हैं, जो होते हैं पत्नी होते हैं, पति होते हैं सॉरी, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पति विवाह बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे पति आपको लिखना है, पत्नी नहीं लिखना, ठीक है। अब बहुपत्नी विवाह क्या होता है, सिंपल, जब एक पुरुष की गाइस बहुत सारी पत्नियां होती हैं तो उसे हम गाइस क्या बोलते हैं, बहुपत्नी विवाह बोलते हैं। जैसे प्राचीन टाइम में अगर आप राजा महाराजाओं के बारे में पढ़ोगे तो वो क्या करते थे गाइस, बहुत सारी अपनी रानियों के साथ विवाह करके रखते थे, ठीक है। तो उसे क्या बोलते थे, हम बहुपत्नी विवाह बोलते थे। धर्मशास्त्र एवं धर्मसूत्र के अनुसार विवाह 8 प्रकार के थे, जिनमें केवल 4 को ही उत्तम माना जाता था, ठीक है। तो मैंने बताया ना, मनुस्मृति में आपके 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया, जिसमें से 4 को समाज में उत्तम माना जाता था, 4 को उत्तम माना नहीं जाता था। विवाह किस तरीके से होते थे, ये भी एक समाज के नियम है। तो ये आपने पढ़ लिया कि अंतर्विवाह पद्धति प्रचलित, बहिर्विवाह पद्धति प्रचलित, बहुपत्नी था और बहुपत्नी विवाह प्रचलित था समाज के अंदर, ठीक है। अब यहाँ से आ जाता है हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शन गोत्र वाला, कि गोत्र क्या है ये आपको मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा और इसको पढ़ के आई बिलीव यहाँ से आपको कोई भी डाउट आज के बाद नहीं रहेगा। तो गोत्र क्या होते हैं, सबसे पहले इसको समझने से पहले कुछ मैंने एक्स्ट्रा लिखा है वो आप जान लीजिए कि हिंदू धर्म के अनुसार प्रत्येक हिंदू किसी न किसी एक ऋषि की संतान माना जाता है, जिसकी उत्पत्ति ऋषि से होती। ऐसा माना जाता है हिंदू धर्म के अनुसार, वैदिक सनातन धर्म के अनुसार, कि जो भी व्यक्ति है भारत के अंदर, जो भी हिंदू है, उसकी उत्पत्ति किससे हुई है, एक ऋषि से हुई है, ठीक है। और ऋषि की उत्पत्ति से क्या हुआ गाइस, मनुष्य की उत्पत्ति हुई है। प्रारंभ में जो होता था गाइस, गोत्रों की संख्या 7 होती थी, जो आगे चलकर अगस्त्य, ये आपको नाम याद रखना, 8वां गोत्र है, अगस्त्य गोत्र जुड़ने से 8 हो गई। प्रारंभ में कितने गोत्र हैं, 8 गोत्र हैं, लेकिन वर्तमान में कितने थे, सॉरी प्रारंभ में आपके कितने थे, तो प्रारंभ में थे आपके 7 और आपकी बात करें तो अब कितने हैं, 8 गोत्र हैं, ठीक है। गोत्र क्या है ये आप समझो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हिंदू धर्म के अनुसार क्या था कि किसी ना किसी व्यक्ति की जो है उत्पत्ति, जो भी हिंदू है उसकी किससे हुई है, ऋषि से हुई है। ऋषि का जो नाम होता है और उसके नाम को जब हम अपने नाम के साथ जोड़ते हैं, ठीक है, उसी को गाइस हम क्या बोलते हैं, गोत्र बोलते हैं। दोबारा सुन लीजिए कि हिंदू धर्म के अनुसार ऐसा माना जाता है कि हर जो हिंदू है, जो भी व्यक्ति हिंदू है, उसकी उत्पत्ति ऋषि से हुई है, और जो भी गाइस क्या है हिंदू अपने साथ उस ऋषि का नाम जोड़ता है, उसी को गाइस हम क्या बोलते हैं, गोत्र बोलते हैं। प्रारंभ में ऐसे 7 ऋषि हुआ करते थे, आगे चलकर 8वें ऋषि आए अगस्त्य, और जब वो मृत्यु हो गई तो उनका नाम भी उनके साथ जुड़ने लगा, तो इससे क्या हो गया गाइस, आपका 8वां गोत्र बन गया, ठीक है। तो प्रारंभ में कितने थे, 7 गोत्र थे। गोत्र क्या होते हैं कि ऋषि के नाम को जब अपने नाम के साथ जोड़ते हैं तो वही क्या कहलाता है, गोत्र कहलाता है। क्यों कहलाता है, क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार ऐसा माना जाता है कि हर जो हिंदू है, जो भी व्यक्ति हिंदू है, उसकी उत्पत्ति ऋषि से हुई है,
ठीक है। इन ऋषियों के नाम से गोत्र का निर्धारण किया जाता था। इन गोत्रों का प्रचलन ब्राह्मणों द्वारा समाज में लगभग 1000 ईसा पूर्व में शुरू किया गया था। तो गोत्रों का शुरुआत कब से हुई थी गाइस? 1000 ईसा पूर्व से गोत्रों की शुरुआत होनी शुरू हो गई और इन गोत्रों का प्रचलन ब्राह्मणों द्वारा समाज में लगभग 1000 ईसा पूर्व द्वारा शुरू हो गया था। ठीक है, तो 1000 ईसा पूर्व क्या था गाइस? इस तरीके के गोत्र प्रचलन में आ गए थे, जहां पे लोगों ने क्या करा, ऋषि के नाम को जो था अपने नाम के साथ जोड़ना शुरू कर दिया, जिस वजह से क्या हुआ, गोत्रों का जो था प्रचलन अस्तित्व में आया था। अब यहाँ पे गाइस मैंने आपके गोत्र लिखे हैं, यानी कि 8 ऋषियों के नाम लिखे हैं जिनके नाम से गाइस गोत्रों की उत्पत्ति हुई है। तो एक बार आप ये भी जान लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को गाइस यहाँ पे गोत्र को लेकर ना बहुत कंफ्यूजन रहती है, उन्हें आज तक समझ में नहीं आता कि गोत्र क्या होते हैं, कोई अच्छे से एक्सप्लेन भी नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे मैंने ऋषि के नाम लिखे हैं, ठीक है, जिनके नामों से गाइस क्या हुआ, गोत्रों की उत्पत्ति हुई है। तो आप नाम जान लीजिए, जैसे अत्रि थे, कश्यप थे, विश्वामित्र थे, वशिष्ठ थे, गौतम थे, भार थे, भृगु थे और अगस्त्य थे। 8वें ऋषि कौन थे गाइस? तो आपके अगस्त्य थे, जिनके नाम से गाइस क्या हुआ था, 8वें गोत्र की उत्पत्ति हुई थी, अगस्त्य गोत्र की। अगर आपको डाउट है तो आप अपने पेरेंट्स से पूछना कि आपका गोत्र क्या है, ठीक है। तो आपको इन 8 में से कोई एक गोत्र सुनने को मिलेगा अपने पेरेंट्स से, तो आप समझ जाना कि आप जो है ऋषि के नाम को अपने नाम के साथ जोड़ते हो। और ऋषि को गाइस क्या बोलते हैं? गोत्र बोलते हैं। क्यों जोड़ते हो? क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार ऐसा माना जाता है कि हमारी उत्पत्ति किससे हुई है? ऋषि से हुई है। हम किसी न किसी जो है ऋषि की संतान है, ठीक है। अब गाइस गोत्र में कुछ नियम भी प्रचलित थे कि विवाह जो होगा गाइस, स्त्री को अपने नाम के आगे अपने पति का गोत्र लगाना पड़ेगा। जैसे कि आपको पता है कि जब भी मैरिज होती है लड़की की, क्या होता है कि लड़की अपने पिता के गोत्र को हटाकर अपने जो पति के गोत्र को गाइस क्या करती है, वो जोड़ देती है। तो गोत्रों की एक विशेषता होती है जो हमें पालन करना पड़ता है। लेकिन बहुत सारी स्त्रियां आज के टाइम पे बात करें 21वीं शताब्दी में, बहुत सारी महिलाएं गाइस आज अपने पिता के गोत्र को नहीं छोड़ती है। ये गाइस आपको पता है कि लोग जो है शिक्षित हो चुके हैं, इन सारी परंपराओं को वो नहीं मानते हैं, ठीक है। इन्हें संवैधानिक रूप से कहीं भी जगह नहीं मिली हुई है, केवल ये धार्मिक बातें हैं। तो बहुत सारे पढ़े लिखे लोग गाइस इन चीजों को फॉलो नहीं करते हैं, जो कि इनके लिए अच्छी बात है गाइस। तो वो उनकी अपनी सोच, हम कुछ नहीं कह सकते इस पे, ठीक है। और एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह नहीं कर सकते थे। ऐसा भी माना जाता था कि एक जो दोनों का एक ही गोत्र होगा, वो क्या करेंगे, कभी भी आपस में विवाह नहीं करेंगे। मान के चलो एक लड़की है जिसका गोत्र क्या है, विश्वामित्र है, लड़के का गोत्र भी विश्वामित्र है, वो क्या करेंगे, आपस में कभी भी विवाह नहीं करेंगे। बल्कि जिनके दो अलग गोत्र हैं, जैसे कोई अत्रि, जिस लड़की है जिसका गोत्र क्या है अत्रि है और लड़के का गोत्र क्या है कश्यप, तो ये दोनों क्या कर सकते हैं, विवाह कर सकते हैं, ठीक है। नोट में क्या लिखा है कि सभी जगह यह नियम लागू नहीं होते थे। जैसे सातवाहन राजाओं की रानियों ने विवाह के पश्चात अपने पिता के गोत्र को ही जो था अपने नाम के साथ आगे लगा के रखा था। तो प्राचीन काल में भी ऐसा नहीं था कि हमने गोत्रों को जो था अच्छे से फॉलो किया था। कुछ स्त्रियां ऐसी भी थी रानियां जिन्होंने क्या करा, अपने पिता के गोत्र को ही आगे लगाया था, ठीक है। तो ये है गाइस आपके गोत्र। फर्स्ट पार्ट में हम इतना ही पढ़ेंगे। आई बिलीव यहाँ से आपको अच्छे से पूरा समझ में आ गया होगा। कोई डाउट रहेगा कमेंट करके आप पूछ सकते हो। क्या पढ़ा है मैंने एक बार रिकॉल कर देता हूँ। हमने यहाँ पे केवल महाभारत को समझा। महाभारत क्या है, उसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, उसको हम यहाँ पे इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम इस टाइम पीरियड में, यानी कि 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के मध्य जो सामाजिक व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे विवाह संबंधी नियम, स्त्रियों की स्थिति क्या थी, महिलाओं की स्थिति क्या थी, पितृवंशीय व्यवस्था क्या थी, परिवार किस तरीके से अस्तित्व में आए थे, जाति किस तरीके से अस्तित्व में आई थी, ये सारी चीजें सामाजिक व्यवस्था का अंग होती है। तो इनको समझने का हम प्रयास कर रहे हैं महाभारत के माध्यम से, क्योंकि महाभारत की जो रचना इसी टाइम पीरियड के आसपास की गई है, 500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईस्वी के मध्य। और उसमें केवल युद्ध का वर्णन नहीं है, बल्कि समाज में जो जो नीति नियम प्रचलित थे वो सारी चीजें भी उसके अंदर समाहित की गई है। तो महाभारत एक इस टाइम पीरियड की सामाजिक व्यवस्था को समझने का एक थोड़ा सा जरिया है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना आज के बाद कभी भी कि महाभारत हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो हमें एक धार्मिक शिक्षा दी जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। यहाँ पे केवल आपको समाज को पढ़ाने का प्रयत्न किया जा रहा है, ठीक है। तो आई बिलीव फर्स्ट पार्ट को आपको पढ़ के गाइस काफी ज्यादा मजा आ गया होगा। जहां से क्वेश्चन आते हैं वो चीज आप याद रखिएगा। यहाँ से इस चैप्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं आते, लेकिन जहां जहां से आते हैं मैंने आपको बता दिया, क्योंकि अब तो आपके एमसीक्यूज भी आने लगे हैं, तो कहीं कहीं से गाइस पुटअप भी हो सकते हैं। तो जहां जहां से मैंने आपको बताया है, संभावना लगती है, वहां से आप याद रख लेना, ठीक है। कोई डाउट रहेगा कमेंट कर दीजिएगा। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट पार्ट के अंदर गाइस, तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।